रोम एक दिन में नहीं बना था। ये कहावत सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। रोम का राजनीतिक साम्राज्य बहुत पहले समाप्त हो गया, लेकिन उसकी भाषा, उसकी राजनीति, उसकी सेना, उसके कानून और उसका स्थापत्य आज भी दुनिया पर असर डालते हैं। आधुनिक राजनीति के कई शब्द जैसे रिपब्लिक, सेनेट, डिक्टेटर और वीटो सीधे रोमन अनुभव से निकले हैं। अपने उत्कर्ष के समय में रोम इतना विशाल था कि भूमध्य सागर की दुनिया लगभग उसकी झोली में समा चुकी थी। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। रोम की शुरुआत के बारे में सबसे प्रसिद्ध कथा रोम्युलस और रेमस की है। कहा जाता है कि दो जुड़वा भाइयों को बचपन में नदी में बहा दिया गया, मगर वे बच गए और एक मादा भेड़िए ने उन्हें पाला। बाद में दोनों ने टाइबर नदी के पास एक बस्ती बसाई, लेकिन सत्ता के संघर्ष में रेमस मारा गया और रोम्युलस ने शहर का नाम रोम रखा। ये कहानी प्रतीकात्मक है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि रोम की असली शुरुआत लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे पहाड़ी बस्तियों के एक व्यापारिक केंद्र के रूप में हुई। टाइबर नदी के पास स्थित ये क्षेत्र व्यापार, सुरक्षा और संपर्क के लिए आदर्श था। अलग अलग गांव धीरे धीरे एक साझा राजनीतिक समुदाय में बदलने लगे और रोम का जन्म हुआ। लगभग 600 ईसा पूर्व से 510 ईसा पूर्व तक का समय रोम का किंग्स पीरियड माना जाता है। इस दौर में राजा पूरी तरह वंशानुगत अर्थ में नहीं होते थे। अभिजात वर्ग और प्रारंभिक सेनेट जैसी संस्थाएं उनकी वैधता में भूमिका निभाती थीं। परंपरा के अनुसार इस काल में 7 राजा हुए। अंतिम राजा लूसियस टार्क्विनियस सुपरबस को एक घमंडी और दमनकारी शासक के रूप में याद किया जाता है। फिर एक घटना ने रोम की दिशा बदल दी। उसके परिवार से जुड़ी लुक्रेशिया की त्रासदी ने जनता और अभिजात वर्ग दोनों को झकझोर दिया। गुस्से की इस आग ने राजशाही के खिलाफ विद्रोह को जन्म दिया। 509 ईसा पूर्व में रोम ने स्वयं को एक गणराज्य घोषित कर दिया। यहीं से शुरू हुआ वो प्रयोग जिसने आने वाली सदियों के लिए रोमन पहचान तय की। रोमन रिपब्लिक की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसने सत्ता को कम से कम सिद्धांत रूप में बांटने की कोशिश की। सेनेट प्रभावशाली थी, लेकिन कौंसिल भी थे, मजिस्ट्रेट भी थे और जनता की सभा भी थी। समाज मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटा था, पेट्रिशियन यानी कुलीन और प्रभावशाली परिवार, और प्लीबियन यानी आम जनता। शुरू में शक्ति का संतुलन कुलीन वर्ग के पक्ष में था, लेकिन समय के साथ प्लीबियनों ने भी अधिकार हासिल किए। इसी संघर्ष से रोमन राजनीति का लचीला ढांचा बना। रोम की दूसरी महान शक्ति थी उसकी सैन्य व्यवस्था। रोमन सेना केवल बहादुरी पर नहीं, अनुशासन, संगठन और प्रशिक्षण पर टिकती थी। सैनिकों को अभियान, निर्माण, किलेबंदी और लंबी दूरी की चालों के लिए तैयार किया जाता था। सेना रोमन विस्तार का औजार ही नहीं, रोमन पहचान का स्कूल भी थी। 338 ईसा पूर्व तक रोम ने पूरे इटली पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। हार से सीखना भी उसकी आदत थी। 390 ईसा पूर्व में गॉल्स ने रोम को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन ये शहर फिर खड़ा हुआ। रोम हार से टूटता नहीं था, वो और ज्यादा संगठित होकर लौटता था। इसी जिद ने उसे इटली की प्रमुख शक्ति बना दिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उत्तरी अफ्रीका का कार्थेज भी एक समुद्री महाशक्ति था। 264 से 146 ईसा पूर्व के बीच रोम और कार्थेज के बीच 3 विशाल युद्ध हुए, जिन्हें हम प्यूलिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। कार्थेज के महान सेनापति हैनिबल ने हाथियों के साथ आल्प्स पार करके रोम को हिला दिया। फिर भी रोम ने हार नहीं मानी। उसने अपने संसाधनों, भर्ती व्यवस्था और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर इस संघर्ष को झेला। अंततः कार्थेज को परास्त कर दिया गया। तीसरे प्यूनिक युद्ध के बाद कार्थेज नष्ट कर दिया गया और भूमध्य सागर में रोम की सर्वोच्चता लगभग निर्विवाद हो गई। ये वो क्षण था जब रोम एक इटालियन शक्ति से बढ़कर एक भूमध्य सागरीय साम्राज्य बनने लगा। कार्थेज पर विजय के बाद रोम सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि अपने प्रशासनिक कौशल से भी शक्तिशाली बना। उसने सड़कें बनाईं, पुल और जल सेतु बनाए और अपने कानूनों को व्यवस्थित किया। रोम ने जीते हुए प्रदेशों को सिर्फ लूटा नहीं, बल्कि उन्हें अपने प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया। रोमन सड़कें सैन्य और व्यापारिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करती थीं। व्यापार, संदेश और कर संग्रह में सहायता देती थीं। जल सेतु और नहरें रोम की शहरी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनी। रोम की नागरिकता की नीति उसकी शक्ति का अन्यतम रहस्य थी।
वो अपने पराजित समुदायों को मिटाने के बजाय उनको अलग-अलग स्तरों पर अपने ढांचे में समाहित करता था। ये उसे सैनिक, सहयोगी और वैधता प्रदान करता था। रोमन कानून ने अनुबंध, संपत्ति और नागरिक जीवन को एक ऐसी भाषा दी जिसने बाद की सभ्यताओं को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन इस व्यवस्था की चमक के पीछे एक कठोर सच्चाई छुपी थी। रोमन अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा दास श्रम पर निर्भर करता था। युद्धों से लाए गए गुलामों को खेतों, खदानों और निर्माण कार्यों में लगाया जाता था। अमीरी और गरीबी के बीच खाई गहरी होती गई। शहरों की आबादी, राजनैतिक महत्वाकांक्षा और रिश्वत का बढ़ना रोम की संस्थाओं को कमजोर करने लगा। इस विरोधाभास से रोम की महानता और उसकी भविष्य की समस्याएं दोनों ही निकलती थीं। बाहर से रोम संगठित और विजयी दिखता था, जबकि भीतर से सत्ता और सामाजिक तनाव बढ़ रहे थे। यही वो बिंदु था जहां से रोम की रिपब्लिक के अंदर दरारें उभरने लगीं। अगर हम रोम को केवल राजाओं, सेनाओं और सम्राटों की कहानी समझें तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। रोम की असली ताकत उसके रोजमर्रा के जीवन में भी छिपी थी। सुबह बाजारों में व्यापार होता था, फोरम में राजनीति पर बहसें चलती थीं, मंदिरों में पूजा होती थी और सार्वजनिक स्नानागार केवल नहाने की जगह नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के केंद्र होते थे। रोमन परिवार व्यवस्था में पिता की सत्ता बहुत मजबूत मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ समाज में कई तरह के बदलाव भी आए। महिलाएं औपचारिक राजनीति से दूर थीं, फिर भी संपत्ति, परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा के स्तर पर उनका प्रभाव कई बार महत्वपूर्ण होता था। रोमन धर्म बहुदेववादी था। देवताओं, पूर्वजों और राज्य के प्रति सम्मान ने धार्मिक जीवन को राजनीति से जोड़ रखा था। त्योहार, विजय जुलूस और सार्वजनिक समारोह लोगों को ये याद दिलाते थे कि वे केवल किसी शहर के निवासी नहीं बल्कि एक महान सभ्यता का हिस्सा हैं। लैटिन भाषा प्रशासन, सेना और कानून की भाषा बनी और बाद में यूरोप की कई भाषाओं की जड़ों में उतर गई। लेकिन रोमन समाज सभी के लिए समान नहीं था। गुलामों, गरीबों और जीते हुए लोगों का अनुभव अलग था। अमीरों की हवेलियां और आम लोगों के तंग मकान एक ही शहर में साथ मौजूद थे। इसी मिश्रण ने रोम को जीवंत भी बनाया और तनावपूर्ण भी। यही कारण है कि रोम केवल साम्राज्य नहीं था, वो एक सामाजिक दुनिया थी जहां शक्ति, संस्कृति, धर्म, मनोरंजन और असमानता एक साथ सांस लेते थे। जितना बड़ा रोम होता गया उतना ही कठिन हो गया उसे पुराने गणतांत्रिक ढांचे के भीतर संभालना। सुधारों की मांग बढ़ी, लेकिन सुधारों से लाभ और नुकसान दोनों जुड़ते थे। भूमि, सैन्य भर्ती, नागरिक अधिकार और सत्ता के बंटवारे पर संघर्ष बढ़ गया। ऐसे दौर में महत्वाकांक्षी सेनापति राजनीति के केंद्र में आने लगे। सेना अब केवल राज्य की नहीं, कई बार अपने जनरल की वफादार हो जाती थी। यही बदलाव रिपब्लिक के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। पहले मारियस और सुल्ला जैसे नेताओं ने ये दिखा दिया कि सेना और व्यक्तिगत शक्ति का मेल कितना विस्फोटक हो सकता है। फिर मंच पर आए जूलियस सीजर। 58 ईसा पूर्व में उसे गॉल भेजा गया। वहां उसने लंबे अभियानों, निर्मम घेराबंदियों और सैन्य प्रतिभा के बल पर विशाल विजय प्राप्त की। सीजर ने केवल प्रदेश नहीं जीते, उसने अपनी प्रसिद्धि भी गढ़ी। उसके सैनिक उससे प्रेम करते थे, जनता उसकी सफलताओं से प्रभावित थी और उसके विरोधी उससे भयभीत थे। जब सेनेट ने उसकी बढ़ती शक्ति को सीमित करने की कोशिश की तो संघर्ष अनिवार्य हो गया। 49 ईसा पूर्व में सीजर ने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन पार कर लिया। ये कदम प्रतीकात्मक भी था और क्रांतिकारी भी। उसने घोषित कर दिया कि अब निर्णय तलवार करेगी। गृहयुद्ध शुरू हुआ। पॉम्पे पर विजय के बाद सीजर रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। उसने कैलेंडर, प्रशासन और कर्ज जैसे मुद्दों पर सुधार किए, लेकिन उसके विरोधियों को लगा कि वो गणराज्य को समाप्त कर स्वयं राजा जैसा बन रहा है। 44 ईसा पूर्व में सेनेट के भीतर ही उसकी हत्या कर दी गई। षड्यंत्रकारियों ने सोचा कि वे गणराज्य को बचा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक और भी बड़े संकट का द्वार खोल दिया। सीजर की मौत ने रोम को शांति नहीं दी, उसने उसे और गहरे गृहयुद्ध में धकेल दिया। सीजर की हत्या के बाद सत्ता की लड़ाई में अंततः ऑक्टेवियन विजयी हुआ। मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा पर उसकी जीत ने केवल एक प्रतिद्वंद्वी को नहीं हराया, बल्कि रोमन गणराज्य के अंतिम भ्रम को भी समाप्त कर दिया।
ऑक्टेवियन ने स्वयं को सावधानी से प्रस्तुत किया। उसने खुलकर राजा बनने का दावा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सारी निर्णायक शक्ति अपने हाथों में समेट ली। इतिहास ने उसे ऑगस्टस के नाम से याद रखा। उसके शासन में पैक्स रोमाना की शुरुआत हुई, एक ऐसा युग जिसमें साम्राज्य ने अपेक्षाकृत स्थिरता, समृद्धि और प्रशासनिक परिपक्वता देखी। सड़कें बढ़ीं, व्यापार फला, सीमाएं सुरक्षित हुईं और रोमन शहरी जीवन और अधिक चमकदार बना। बाजारों में दूर दराज की वस्तुएं पहुंचती थीं। सार्वजनिक स्नानागार, एम्फीथिएटर, फोरम और मंदिर केवल इमारतें नहीं थे, वे रोमन जीवन शैली के प्रतीक थे। कोलोसियम जैसे विशाल मनोरंजन स्थलों में जनता के लिए खेल, तमाशे और ग्लैडिएटर मुकाबले आयोजित होते थे। लेकिन ये शांति हमेशा समान नहीं थी। साम्राज्य के भीतर शक्ति का केंद्र अब सम्राट बन चुका था और सम्राट की गुणवत्ता पर पूरे राज्य की दिशा निर्भर करने लगी। कुछ शासक कुशल थे, जैसे ट्राजन, जिसने साम्राज्य को उसके क्षेत्रीय चरम तक पहुंचाया, या मार्कस ऑरेलियस, जिसे दार्शनिक सम्राट कहा जाता है। लेकिन कुछ शासक विनाशकारी भी साबित हुए। नीरो का नाम वैभव, सनक और अराजकता से जुड़ गया। जैसे जैसे रोम समृद्ध हुआ, वैसे वैसे दरबार की साजिशें, उत्तराधिकार संकट और निजी सत्ता की राजनीति भी बढ़ती गई। फिर भी इसी दौर में रोमन संस्कृति, कला, वास्तुकला और प्रशासनिक क्षमता ने ऐसी ऊंचाइयां छुईं जिनकी छाया सदियों तक बनी रही। रोम की दीर्घायु का एक और बड़ा कारण था उसकी सीमाओं को संभालने की क्षमता। साम्राज्य केवल राजधानी से नहीं चलता था, वो किलों, चौकियों, सड़कों, बंदरगाहों और सीमावर्ती सेनाओं के जाल से चलता था। रोमन लीजनों के साथ सहायक सेनाएं भी होती थीं, जो साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आती थीं। इससे रोम केवल एक शहर की शक्ति नहीं रहा, वो एक बहुक्षेत्रीय सैन्य व्यवस्था बन गया। ब्रिटेन से लेकर सीरिया तक और राइन से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक रोम ने सुरक्षा और नियंत्रण के लिए ढांचागत शक्ति बनाई। हेड्रियन की दीवार जैसी संरचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि रोम केवल जीतना नहीं जानता था, बल्कि सीमा को स्थिर रखना भी जानता था। लेकिन यही व्यापकता आगे चलकर बोझ बन गई। इतनी लंबी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत धन, बहुत सैनिक और बहुत कुशल नेतृत्व चाहिए था। जैसे जैसे आर्थिक दबाव बढ़ा और सत्ता संघर्ष तेज हुए, सीमाओं पर दबाव भी बढ़ता गया। बाहरी समूह अब केवल आक्रमणकारी नहीं थे, वे कभी-कभी रोमन सेना का हिस्सा बनते, कभी सहयोगी बनते और कभी खतरा। इस मिश्रण ने साम्राज्य को बदल दिया। रोम ने सदियों तक अनुकूलन की क्षमता दिखाई, लेकिन जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, वित्तीय स्थिरता और संस्थागत अनुशासन कमजोर पड़ने लगे, तो वही सीमाएं जो कभी उसकी ताकत थीं, उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गईं। इसीलिए रोम का पतन अचानक गिरने जैसा नहीं था, वो धीरे धीरे फैलती हुई थकान, दबाव और टूटन की प्रक्रिया थी। दूसरी और तीसरी शताब्दी के बाद रोमन साम्राज्य की दरारें और स्पष्ट होने लगीं। सीमाएं बहुत लंबी थीं, सेना बहुत महंगी थी और सत्ता परिवर्तन अक्सर हिंसक हो गया था। तीसरी शताब्दी का संकट रोम के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। थोड़े थोड़े समय में सम्राट बदलते रहे, सैनिक विद्रोह करते रहे, अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता गया और बाहरी आक्रमण तेज होते गए। इसी बीच एक और गहरा परिवर्तन हो रहा था, ईसाई धर्म का उदय। जो विश्वास कभी साम्राज्य की नज़र में संदेहास्पद था, वही आगे चलकर उसके आध्यात्मिक ढांचे का हिस्सा बन गया। बाद के सम्राटों ने साम्राज्य को स्थिर करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए और अंततः पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों के बीच स्थायी विभाजन उभर आया। पूर्वी भाग, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल बनी, अधिक संगठित और आर्थिक रूप से सक्षम रहा। पश्चिमी भाग पर दबाव बढ़ता गया। जर्मैनिक समूहों, आंतरिक पतन, कर संकट, कमजोर नेतृत्व और सैन्य निर्भरता ने उसे लगातार कमजोर किया। 410 ईस्वी में अलारिक के नेतृत्व में रोम पर आक्रमण ने पूरे प्राचीन विश्व को चौंका दिया और 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत मान लिया गया, जब अंतिम पश्चिमी सम्राट को हटा दिया गया। फिर भी रोम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे हम बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं, सदियों तक जीवित रहा।
रोम की विरासत कानून, भाषा, धर्म, स्थापत्य, सेना, नागरिकता और राज्य की अवधारणा के रूप में दुनिया में फैल गई। रोम हमें ये सिखाता है कि महान सभ्यताएं केवल जीत से नहीं बनती, वे संस्थाओं, अनुशासन, अनुकूलन और कल्पना से बनती हैं। और वे केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं गिरती, वे भीतर जमा असमानता, भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष और संस्थागत क्षरण से भी टूटती हैं। रोम गिरा, लेकिन उसने दुनिया की दिशा बदल दी।